So start with a pedigree analysis, and this pedigree analysis is a very important topic for the NEET exam. So what is a pedigree analysis first of all? So pedigree analysis का मतलब होता है कि it is a record of genetic disorder up to 2 or more generation. मतलब कि अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं और 2 या 3 जनरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, 2 या 3 जनरेशन में देखना चाहते हैं कि कैसे बीमारी आगे की तरफ जा रही है, उसी को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली. तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी लंबी बीमारी का रिकॉर्ड बनाते हैं कि दादाजी में कौन सा बीमारी था, फिर उनके बच्चों में कौन सा बीमारी आया, फिर उनके बच्चों में कौन सा बीमारी आया, और फिर उस बीमारी के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि ये बीमारी जो है अगर इसको पहले रोकथाम नहीं किया गया तो आगे भी प्रोसीड कर जाएगा. सो दैट्स कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग से लोग क्लास लगाते हैं, इसके न्यूमेरिकल कराते हैं, बट मुद्दे की बात यह है कि जितने भी नीट के एग्जाम में पेडिग्री एनालिसिस से जो क्वेश्चन आते हैं इतने टफ नहीं होते हैं, आज आपको पता चलेगा. सो इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक ट्रेड्स 2 or more generation which is present in the form of diagram or a family tree is called pedigree analysis, right? So कुछ सिंबल इसमें यूज किए जाते हैं, आप सिंबल देखिएगा तो कुछ सिंबल इसमें यूज किए जाते हैं, ये देखिए. तो आपको अगर पता होना चाहिए कि अगर हम ऐसे बना दें, है ना, स्क्वायर में बना दें, तो दैट इज कॉल्ड मेल. इसको हम मेल बोलते हैं, राइट? अगर हम गोल गोल, फीमेल इज ऑलवेज गोल गोल, ऐसे हम याद कर सकते हैं. अगर हम ऐसे बना दे गोल गोल तो दैट इज कॉल्ड फीमेल. और हम ना ही गोल बनाए हैं ना ही स्क्वायर बनाए, ठीक है, और ना ही गोल ना ही स्क्वायर बनाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द सेक्स इज अनस्पेसिफाई. मतलब कि हमें सेक्स पता ही नहीं है कि कौन सा सेक्स है ना, पता ही नहीं है. देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप इस स्क्वायर के साथ मैं इसको सर्कल के साथ एक डंडी जोड़ दूं, तो डंडी जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ डंडी जोड़ दिया, इनकी शादी हो गई, अब ये खुलेआम, मतलब खुलेआम तो नहीं, मतलब ये मैटिंग कर सकते हैं, है ना, कॉपुलेशन कर सकते हैं, इनसे नया कोई चीज़ आ भी सकता है. तो इसका मतलब है कि इनकी शादी हो गई है ना. अब ये कुछ अलग प्रजाति के हो गए, ऐसा नहीं है. शादी होने का मतलब थोड़ा ना अलग प्रजाति के हो जाते हैं, मतलब थोड़े से अलग इंसान हो जाते हैं. और अगर मैं 2 डंडी जोड़ दूं, 2 लाइन ऐसे जोड़ दूं, तो 2 लाइन का मतलब होता है कि इनकी शादी जो है रिलेटिव में हुई है, इनकी शादी जो है रिलेटिव में हुई है. खासकर मुस्लिम में ऐसा देखा जाता है कि रिलेटिव में शादी होती है, मतलब खासकर कजन सिस्टर, ऐसे पहले के टाइम में, बट अब ऐसा नहीं होता है. तो जितनी भी इसको हम अगर रिलेटिव में शादी होती है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्साग्यूएंस मैटिंग. और मतलब कि इसकी वजह से जो है काफ़ी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण बढ़ जाते हैं. कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ का मतलब होता है कि ऐसा एबनॉर्मलिटीज़, ऐसा डिफेक्ट जो कि बर्थ से रिलेटेड हो और उसको ठीक नहीं किया जा सकता हो. आप ठीक नहीं कर सकते हैं कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ को. तो ये सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है. अगर आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, क्लेफ्ट पैलेट हो या जो भी हो, वो कौन से किस खासकर रिलीजन में देखा जाता है, तो मुस्लिम में देखा जाता है. फिर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेनाइल कैंसर किस में होता है, पेनिस का कैंसर सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो हिंदूज में होता है. तो ये सारे चीज़ जो है कुछ रिलीजन्स में भी डिपेंड करता है ना. तो अब देखिए जरा यहाँ पे कि ये स्क्वायर है और गोल गोल फीमेल है और इनकी शादी हुई. शादी होने के बाद पहला काम एक ही होता है कि बच्चा पैदा हो. पहला बच्चा पैदा हुआ और लड़की हुई. लड़की होने के बाद भी लोग रसगुल्ले बांटेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बांटेंगे, अरे लड़की होगी. अब जमाना बदल चुका है, खूब धूमधाम से हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है. अब लड़के और लड़की में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम पकड़ के कूट देते हैं अगर आप नहीं पढ़ोगे तो, चाहे लड़की हो या लड़का हो. दूसरा बच्चा पैदा हुआ और वो लड़का पैदा हुआ, स्क्वायर बना देते हैं. तो हम अगर आपको कोई ऐसा बना के दे, ये अभी भी सिंबल गायनी और पीडियाट्रिक्स में यूज़ किया जाता है. जब आप
MBBS करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो ये अभी भी सिम्टम जो है सिंबल यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये सब किताबों तक ही सीमित है, बायोलॉजी किताबों तक सीमित नहीं है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायो नहीं। तो ये हमारे वो हैं पेरेंट्स है, मेल और फीमेल, इनकी शादी हुई और 2 बच्चे हुए, पहली लड़की हुई और फिर लड़का हुआ, ठीक है। तो ये सारे सिंबल हैं। और अगर मैं इस लड़के को रंग दूं, रंग बिरंगा बना दूं, है ना, कलर कर दूं, तो इसका मतलब समझ जाओ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ बीमारी हो गई, है ना। रंग दे बसंती चोला तो गया भाई बेटा तू, अब ये ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। एम्स से लेके कोई भी हॉस्पिटल में पहुंचा दो, ये ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि रंगीन पानी और रंग भरा हुआ चीज ठीक नहीं होता है। सो दिस द पेरेंट्स विद द मेल चाइल्ड, लुक ओवर हियर, दिस इज अ मेल चाइल्ड, दे आर अफेक्टेड विद द डिजीज, राइट। और बस यही सिंबल यूज किए। इस 2 डायग्राम में अगर आप 2 डायग्राम पे पूरा अच्छे से फोकस करेंगे तो 2 डायग्राम में आपको क्रिस्टल और क्लियर हो जाएगा कि आखिर पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए फीमेल है, राउंड इज अ फीमेल, और यहाँ पे मेल है जो स्क्वायर है, और इनकी शादी हुई, शादी होने के बाद फर्स्ट चाइल्ड हुआ, वो फीमेल है जो कि नॉर्मल है, कोई भी कलर नहीं है। सेकेंड जब चाइल्ड हुआ दैट इज अ मेल, जो कि यहाँ पे कलर कर दिया गया, और थर्ड चाइल्ड हुआ फिर से मेल, जो कि अफेक्टेड नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ चाइल्ड हुआ जो कि फीमेल हुई और इससे भी कलर कर दिया, इसका मतलब ये अफेक्टेड है। तो जिसको कलर कर दिया वो अफेक्टेड है। इनकी शादी हुई और अगर फीमेल में कोई बीमारी हुई और इसमें 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, फिर एक लड़का और एक लड़की, यानी 2 लड़के 2 लड़कियां हुई, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की अफेक्टेड हुए। अब देखिए यहीं से आपको जज कर लेना है कि ये कहना क्या चाहते हैं, है ना। यहां पे तो आपको दिखाई दे रहा है कि फीमेल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है हो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फीमेल में कुछ ना कुछ है, तो आपको भली बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट दिखाई दे रहा है, डोमिनेंट है, राइट। So they are called autosomal dominant. An example is what of this disease is myotonic dystrophy. Myotonic dystrophy. It is a muscular disease in which the muscle is failed to relax. Muscle is failed to contract. That is called myotonic dystrophy. तो यहाँ पे आप देख के ही बता दोगे कि इसके मतलब अंदर डोमिनेंट वाले जीन है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहां पे देखोगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं नजर आएगी। बीमारी क्या है? छुपी हुई है, यानी छुपे हुए चीज को क्या कहते हैं? छुपा रुस्तम ना, रिसेसिव को कहते हैं। यहाँ पे मतलब है ही नहीं, यहाँ पे तो डोमिनेंसी पता चल पा रही है, फीमेल में है बता रही है कि हाँ मेरे अंदर कोई बीमारी है, बट यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, तो ये रिसेसिव है, छुपा हुआ है, और ऑटोसोमल लगा देना है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। बट अचानक से पहला बच्चा हुआ, खुशखबरी की बात है, लोग रसगुल्ले गुलाब जामुन कभी कभी ब्रेड पकौड़ा बांट रहे हैं, बट दूसरा बच्चा हुआ और LNJP में हुआ और डॉक्टर ने बता दिया, डॉक्टर एस के सिंह ने बोल दिया कि देखो ये बच्चे में ये जन्मजाति बीमारी है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इस सदियों से जब तक ये बच्चा मतलब जब तक ये बूढ़ा होकर मर नहीं जाता तब ये बीमारी जाएगी नहीं। तो कोई रसगुल्ला बांटेगा है, कोई ब्रेड पकौड़ा बांटेगा? नहीं बांटेगा, मुंह बना के लटका के चुपचाप आ जाएंगे हॉस्पिटल से, उल्टा सीधा सुनाएंगे भी डॉक्टर एस के सिंह को, बट क्या करें, होने को कौन रोक सकता है भला। तो यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ थे, फिर आपस में बात करेंगे, अरे ये पहला बच्चा तो है ना, ये चुन्नू तो बड़ा सही था, ये मुन्नू को क्या हो गया, ये क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा। और तुम लोग चचा तुम भी ठीक हो, चाची तुम भी ठीक हो, इस बच्चों को क्या हुआ पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा। तरह तरह की बीमारी आजकल आ गई ना, कोरोना की वजह से और भी ज्यादा बीमारी तरह तरह की आने लगी। बट बेटा ये कोरोना के पहले से ही है, कोरोना तो नया है ना, नया वो भी नहीं है खैर। तो ये पेरेंट्स के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, बट बच्चों में दिखाई दे रहा है। तो ये छुपे हुए हैं ना, इसके जीन छुपे हुए थे और ये टक से आ गए इसके अंदर, है ना। तो ये ऑटोसोमल क्या हो गए, रिसेसिव हो गए। तो आपको सिर्फ पेरेंट्स पे फोकस करना है, नीचे नहीं फोकस करना है। अगर पेरेंट्स में दिखाई दे रहा है तो एकदम डोमिनेंट है, हावी है,
बट पेरेंट्स में दिखाई नहीं दे रहा है तो ये रिसेसिव है, खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। बट कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, जिस प्रकार ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, और ये एनसीईआरटी के ही डायग्राम है, इससे छुड़ा के दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हैं वो लोग। ठीक है, अगर ये दो आता है आपको, समझो कि आपको पेडिग्री एनालिसिस आ गया। तो पेडिग्री एनालिसिस में आपको अलग से कोई वीडियो नहीं देखना है, अलग से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। अरे बेटा पेडिग्री एनालिसिस का मतलब थोड़े ना कि पी से शुरू होने वाला हर चीज फिजिक्स हो जाएगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको अलग अलग कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल करने की जरूरत है। आप अपने समय को बर्बाद ना करें, सिर्फ 2 डायग्राम, खेल खत्म, और आगे कुछ करना ही नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पेडिग्री एनालिसिस बहुत ही अच्छा लगे। और आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी के ऊपर हर दिन लाइव पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी के ऊपर हर दिन लाइव पढ़ाता हूँ, जिसका समय रहता है 8 बजे शाम को। तो आप सब आ सकते हैं, और सुबह 9 बजे भी रहता है। अगर आप फ्री में भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर फ्री में भी 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और जब भी डाउनलोड करेंगे तो एक इनवाइट कोड पूछा जाएगा आपसे, इनवाइट कोड, और उस इनवाइट कोड में आप डालिएगा डॉक्टर एस के सिंह, जो हर वर्ड कैपिटल लेटर है बिना किसी गैप के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।